नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। पाठशाला की वीकेंड क्लास शुरू हो चुकी है। इस क्लास में आज मैं वो चैप्टर्स लेकर आया हूं जिन्हें दोबारा देखने की जरूरत है और जो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किए और कहा कि दोबारा देखना चाहते हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने किसी वजह से इन चैप्टर्स को मिस कर दिया हो तो उनके लिए भी ये वीकेंड क्लास बहुत काम की है, क्योंकि यहाँ पाठशाला के सभी सुपरहिट चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। महात्मा गांधी की तरह भारत में अंबेडकर को मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। भले ही अंबेडकर महात्मा गांधी की तरह सर्वमान्य नेता नहीं बन पाए उनके लेवल पर, और इसका कारण अंबेडकर और गांधी के बीच का वैचारिक टकराव भी रहा। लेकिन आज पाठशाला में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्यों गांधी और अंबेडकर के बीच बनती नहीं, और यह भी बताऊंगा कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे। क्यों अंबेडकर ने गांधी को महात्मा मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी हम सब बोलते हैं, अंबेडकर ने खुलकर बोला मैं उनको महात्मा नहीं मानता। क्यों? इतने बड़े नेता बाबा साहब अंबेडकर, और बाबा साहब अंबेडकर को जब बड़े नेता बताते हैं तो वो सिर्फ राजनीतिक कद से नहीं बता रहा हूं, कितने पढ़े लिखे थे ये भी आप सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने जमाने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक थे। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। इंग्लैंड से भी की, अमेरिका से भी की, दोनों जगह से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। 1913 में वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई के लिए गए थे। फिर उन्होंने लंदन के मशहूर ग्रेज इन में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ली। उन्होंने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। फिर उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, 26 तो डिग्री थी भाई उनके पास, 26 से ज्यादा डिग्री। उनमें पढ़ने की इतनी लगन और इतना शौक था कि बताया जाता है कि अंबेडकर साहब की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 35,000 किताबें थी। लेकिन किसी को पढ़ने के लिए किताब उधार नहीं देते थे कि आए अंबेडकर जी एक किताब ले जाए। नहीं, कहते थे कि अगर किसी को पढ़ना है, किताब पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, लेके जाने नहीं दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर को हम सब संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वो संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन डॉक्टर अंबेडकर के सुझावों के आधार पर हुआ था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए थे। आरबीआई के गठन में डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से कई सुझाव लिए गए। तो संविधान बाबा साहब ने दिया, इसका जिक्र तो होता है, लेकिन देश को आरबीआई देने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने में भी बाबा साहब का योगदान था। 1951 में वित्त आयोग का गठन भी डॉक्टर अंबेडकर की शोध किताब प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के सुझावों के आधार पर हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जिस दौर में उभर रहे थे वो दौर महात्मा गांधी का भी था, जो देश के सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता बन चुके थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी से कभी नहीं बनी, और ना ही डॉक्टर अंबेडकर ने कभी गांधी को महात्मा माना। यह वैचारिक टकराव किस तरह का था, यह आज आपको सुनना चाहिए। यह हिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और 1916 में उन्होंने पहली बार बीएचयू के भाषण में देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की बात की। अंबेडकर ने 1916 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहली बार भाषण दिया और ऐसी आजादी की बात की थी जो जाति व्यवस्था से मुक्त। मतलब महात्मा गांधी देश को आजाद चाहते थे, वो चाहते थे देश आजाद हो, लेकिन जाति व्यवस्था से मुक्त आजाद हो, यह अंबेडकर चाहते थे। तो विचारों का यही अंतर आगे चलकर गांधी और अंबेडकर के बड़े टकराव का कारण बना। यह वो दौर था जब देश में महात्मा गांधी सर्वमान्य नेता थे और कांग्रेस सर्वमान्य। 1919 का खिलाफत आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था, जिन्हें अंग्रेज नील की खेती के लिए मजबूर करते थे और उन्हें बंधुआ बना रखा था। तो उनका गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। इसके बाद गांधी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जहां पर बाढ़ आई थी और अकाल पड़ गया था। इसकी वजह से वहां के किसान लगान माफ करने की मांग कर रहे थे। यह आंदोलन भी सफल रहा और अंग्रेजों ने खेड़ा में लगान वसूली को सस्पेंड कर दिया।
लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने जब खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया तो कई लोगों ने इसे सही नहीं माना। खिलाफत आंदोलन भारत के कुछ मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका मकसद टर्की में इस्लाम के खलीफा सुल्तान की गद्दी और उसका साम्राज्य बचाना था। गांधी की सोच यह थी कि अगर मुसलमानों के लिए वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ेंगे तो उन्हें असहयोग आंदोलन के लिए मुसलमानों का साथ मिल जाएगा और हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी कम होगी। ये महात्मा गांधी ये सोच रहे थे। लेकिन सच यह है कि खिलाफत आंदोलन कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि गांधी कहते थे कि खिलाफत मुसलमानों के लिए वैसे ही है जैसे हिंदुओं के लिए गाय है। लेकिन मुस्लिम दुनिया में खिलाफत की कोई परवाह नहीं करता था। खुद जिन्ना ने कहा कि खिलाफत अब पुराने जमाने की चीज हो गई है। खुद बाद में टर्की ने खिलाफत को खत्म कर दिया, लेकिन इससे पहले गांधी इस मुद्दे पर कट्टरपंथियों के साथ खड़े दिखते रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा कि खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था। इस आंदोलन के दो लक्ष्य थे, पहला खलीफा को बनाए रखना और दूसरा तुर्की साम्राज्य की अखंडता को बरकरार रखना। इन दोनों ही लक्ष्यों का समर्थन नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और जिस दृढ़ता से इस मुद्दे को उठाया उससे कई मुसलमान भी हैरान रह गए थे। ये अंबेडकर लिख रहे हैं। ऐसे कई लोग थे जो खिलाफत आंदोलन पर शक कर रहे थे और महात्मा गांधी को ऐसे आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देना पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं। तो यह एक उदाहरण है कि कैसे खिलाफत आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी अगर उत्तरी ध्रुव पे थे तो डॉक्टर अंबेडकर दक्षिणी ध्रुव पर। इतने अलग विचार थे उनके। जिस वक्त गांधी खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, उसी दौर में केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया था। उनका धर्मांतरण किया गया। मोपला नरसंहार को लेकर भी अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि गांधी हिंसा के हर मामले की निंदा करने में बहुत पाबंद रहे, लेकिन गांधी ने ऐसी हत्याओं का कभी विरोध नहीं किया। गांधी ने कभी भी प्रमुख मुसलमानों से इसकी निंदा करने का आह्वान नहीं किया, उन पर चुप्पी साध ली। इस तरह के रवैये को केवल इस आधार पर समझा जा सकता है कि गांधी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए तत्पर थे और कुछ हिंदुओं की हत्या को बुरा नहीं मानते थे। मुसलमानों की किसी भी गलती को माफ करने के रवैये से कहीं ऐसा ना हो कि एकता के लक्ष्य को नुकसान पहुंचे। मोपला दंगों के मामले में गांधी को जो कहना था उससे यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है। यानी बाबा साहब अंबेडकर नाराज थे कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और गांधी जी ने मुखरता से विरोध नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के नाम पर। बाबा साहब अंबेडकर इस सोच को गलत बताते थे कि मुस्लिम कट्टरपंथियों पर इसलिए ना बोला जाए क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को बचाना है। कट्टरपंथियों को लेकर बाबा साहब अंबेडकर के स्पष्ट विचार थे। उस दौर में जब हिंदू समाज के कई प्रमुख नेताओं की मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी, उस पर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान के पेज नंबर 152 पर लिखा, यह तथ्य है कि कई प्रसिद्ध हिंदू जिनके लेखों से या शुद्धि आंदोलन में हिस्सा लेने से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उनकी हत्याएं मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल राशिद ने 23 दिसंबर 1926 को गोली मारी जब वो बीमार थे और बिस्तर पर थे। फिर दिल्ली में प्रमुख आर्य समाजी लाला नानक चंद की हत्या की गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1929 को इल्मुद्दीन ने राजपाल की हत्या की जब वो अपनी दुकान पर बैठे थे। वही सरतन से जुदा वाला मामला तब भी था। फिर सितंबर 1934 को नाथूरामल शर्मा की कोर्ट के अंदर हत्या हुई जब वो इस्लाम पर एक पैम्फलेट के प्रकाशन के खिलाफ केस के दौरान कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहे थे। 1938 में हिंदू महासभा के सचिव खन्ना पर जानलेवा हमला हुआ और वो मौत से बाल बाल बचे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब में आगे लिखा कि यह तो बहुत छोटी लिस्ट है जिसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन महत्व इस बात का नहीं कि कितनी ज्यादा या कम संख्या में प्रमुख हिंदुओं का कत्ल मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किया। महत्व इस बात का है कि इन हत्यारों के प्रति सोच क्या है। इन हत्यारों को तो कानून के तहत सजा मिली, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने इन हत्यारों की निंदा नहीं की। उल्टे इन कट्टरपंथी हत्यारों को शहीद बताया गया और उन्हें रिहा करने के लिए प्रदर्शन किए गए।
इसका एक उदाहरण लाहौर के वकील बरकत अली का है, जो नाथूरामल के हत्यारे अब्दुल कयूम का केस लड़ रहे थे और उन्होंने कहा था कि नाथूरामल की हत्या का दोषी अब्दुल कयूम नहीं है, क्योंकि उसने जो किया वो कुरान के नियमों के तहत जायज है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो सरतन से जुदा पे या तो चुप हो जाते हैं या सपोर्ट कर देते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच सबसे बड़ा टकराव इस बात पर था कि दलितों का बड़ा हितैषी कौन है, दलितों का बड़ा नेता कौन है, गांधी जी या अंबेडकर। क्योंकि गांधी भी समाज से छुआछूत की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और अंबेडकर जो खुद पिछड़ी जाति से थे वो भी आंदोलन कर रहे थे। 1931 में जब बंबई के, उस वक्त तो बंबई था, तो बंबई के मणि भवन में महात्मा गांधी और अंबेडकर जी की मुलाकात हुई और इसी मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर किस तरह से टकराव हुआ वो आपको बताता हूं। महात्मा गांधी ने अंबेडकर से कहा कि आपको मुझसे और कांग्रेस, जो पिछड़ों के साथ खाना नहीं खाता वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बन पाएगा, आप ये नियम रखते। अंबेडकर ने यह तर्क दिया गांधी जी को पलटकर। अंबेडकर की बात सुनकर महात्मा गांधी बोले, यह देखकर हैरानी होती कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। इसका जवाब भी अंबेडकर ने गांधी जी को दिया और कहा कि हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूं। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं और वो सिर्फ धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये थे महात्मा गांधी को लेकर अंबेडकर के विचार। यहां अंबेडकर और गांधी के बीच वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अंबेडकर गांधी को मानते ही नहीं थे। यह नहीं था। अंबेडकर खुद कहते थे कि वो कुछ ज्यादा ही स्पष्ट और मुखर हैं, यानी जो कहते थे वो बिना लाग लपेट के मुंह पे बोल देते थे। इसका मतलब नहीं कि गांधी जी का अनादर करते थे, लेकिन कई चीजों पर वो गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और मुंह पे बोल देते थे। 1955 में भीमराव अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार जाहिर किए थे। उन्होंने इस इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी से एक विरोधी के तौर पर मिला और मेरा यह मानना है कि मैं दूसरे लोगों के मुकाबले गांधी को बेहतर तरीके से जानता हूं, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने असली रंग दिखाया था। मैं गांधी के अंदर के इंसान को देख सकता था। दूसरे लोग उनसे भक्त के तौर पर मिलते थे और उनके बाहरी आवरण को देखते हैं, जो बाहरी आवरण उन्होंने महात्मा का बनाया हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें इंसान के तौर पर देखा और जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मैं दूसरों से बेहतर गांधी को जानता हूं। अंबेडकर ने इस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे, वो कभी एक सुधारक नहीं थे, उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी। वो छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि दलितों पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। दूसरी बात, वो ये चाहते थे कि कोई उनकी स्वराज की सोच का विरोध ना करे। अंबेडकर ने कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि जब पश्चिमी देशों के लोग गांधी में दिलचस्पी दिखाते हैं। मैं इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि गांधी भारत के इतिहास की एक घटना है, लेकिन वो कभी युग निर्माता नहीं थे। अंबेडकर ने गांधी के बारे में आगे कहा कि एक राजनेता के तौर पर वो कभी महात्मा नहीं थे। मैं उन्हें महात्मा मानने से इनकार करता हूं, यह अंबेडकर ने इस इंटरव्यू में कहा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी उन्हें महात्मा नहीं कहा है और वो इस उपाधि के हकदार नहीं है, यह अंबेडकर इंटरव्यू में बोल रहे हैं। यहां तक कि नैतिकता के आधार पर भी वो महात्मा नहीं। ये थे बाबा साहब अंबेडकर, खुलकर बोलने वाले, स्पष्ट। वरना गांधी जी को महात्मा बोलना न मानने वाला व्यक्ति शायद ही इस देश में कोई मिले, और न भी मानता हो तो बोलने वाला इंटरव्यू में शायद ही कोई। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ब्रेन में एक चिप फिट करके, जैसे मोबाइल में चिप लगा होता है वैसे एक चिप फिट करके पता किया जा सकता है। सोचिए, अब आपकी सोच को पढ़ा जा सकता है। आप क्या सोच रहे हैं पढ़ा जा सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को एलन मस्क के बारे में पता है ना, वो जो ट्विटर का नया मालिक है, बहुत चर्चा में भी एलन मस्क। उसकी एक और कंपनी है न्यूरालिंक। ये कंपनी इंसान के दिमाग को पढ़ने वाली चिप तैयार कर रही है, जिसे अगले 6 महीने में इंसान के दिमाग में लगाकर ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। भाई ने ऐलान कर दिया, दिमाग में चिप लगेगा, सब पढ़ लेंगे। यह चिप एक छोटे सिक्के के आकार की होगी, जिसे रोबोट और न्यूरो सर्जन की मदद से ब्रेन सर्जरी करके इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा। एलन मस्क ने कैलिफोर्निया में अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी दुनिया को बता दिया।
ये कैसे काम करेगा, किन लोगों को इससे फायदा होगा, ये सारी बातें उसने शेयर की हैं। वो कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2 फेज में होगा। पहले फेज में उन मरीजों को शामिल किया जाएगा जो दिमागी बीमारी यानी पैरालिसिस जिनको हो जाता है, लकवा हो जाता है, उससे ग्रसित है। इस बीमारी में क्या होता है कि शरीर के दूसरे हिस्सों की सूचनाएं ब्रेन तक नहीं आ पाती या ब्रेन का मैसेज उन तक नहीं जा पाता। सामान्य भाषा में शरीर पर ब्रेन की कमांड कम हो जाती है। पैरालिसिस मरीजों के अलावा, पैरालाइज्ड मरीजों के अलावा नेत्रहीन लोगों में के दिमाग में भी इस चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब ये कैसे होगा ये थोड़ा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए एलन मस्क के मुताबिक इस ह्यूमन ट्रायल के लिए अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मिलने के बाद अगले 6 महीने में इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर यह दिमाग को पढ़ने वाली एक सूक्ष्म तकनीक है जिसकी शुरुआत हो गई। जैसे मैं अभी आपके दिमाग को पढ़ सकता हूं कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह चिप कैसे काम करेगी। मेरे पास आपके दिमाग में कोई चिप थोड़ी लगा है, ये तो बेसिक था, ऐसे मजे के लिए बोला कि मैं पढ़ा। यह चिप कैसे काम करेगी? ये क्या है? एक वायरलेस ब्रेन चिप जिसे न्यूरालिंक डिवाइस का नाम दिया गया है। यह डिवाइस इंसान के दिमाग में न्यूरोनल एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी, जिसे इंसान और मशीनों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान किया जा सकता है। इसका आउटपुट स्मार्टफोन, पैड या लैपटॉप पर देखा जा सकता है। यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि दिमाग को पढ़ना बहुत जटिल काम है। इस चिप को दिमाग में फिट करने के लिए एक अलग तरह के रोबोट बनाए जाएंगे जो ब्रेन सर्जरी में चिप को लगाने में डॉक्टर्स की मदद करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के अगले वर्जन में ब्रेन सिग्नल्स की मदद से दूसरे डिवाइसेस को कंट्रोल करने जैसे काम किए जा सकते हैं। यानी इस चिप की मदद से इंसान अपने दिमाग में सोचने भर से डिवाइस को कमांड दे सकेगा। मतलब आपने सोचा, कोई रोबोट है मान लीजिए, सोच रहे पानी लाओ, ये तो मैं बोल रहा हूं, सोच रहे पानी लाओ, जाके पानी ला रहा है, पंखा चल रहा है। ये होने लगेगा भविष्य में। उदाहरण के लिए आपको कोई विशेष डिश खानी या कुछ पीना है, उसे यह चिप पहचान लेगी और आपके फोन पर उसकी कमांड दे देगी। लेकिन आपके दिमाग में किसी के प्रति गुस्सा या अपशब्द कहने का मन होगा तो उसे भी यह चिप जाहिर कर देगी। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। अब आप पता चला बॉस के सामने बैठे हुए हैं और चिप ने बता दिया ये गाली देने वाला है, नौकरी भी गई। चिप का खर्चा कौन भरेगा? EMI। तो पहले इसका मरीजों के ऊपर अभी ट्रायल होगा, तब वो दिन आएगा, अभी इतना घबराई नहीं। 2018 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, अपग्रेड। इस फिल्म में दिखाया भी गया था कि हीरो पर हमला होता है और वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है। इसके बाद उसके शरीर में चिप लगाई जाती है जिससे वो पूरी तरह से फिट हो जाता है और अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेता है। तब इस फिल्म को साइंस फिक्शन की शानदार कहानी कहा गया था। लेकिन अब इसी तर्ज पर एलन मस्क की कंपनी ये चिप तैयार कर रही है और दावा किया जा रहा है कि यह नेत्रहीन लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वो देखने लगेंगे नेत्रहीन लोगों की यह चिप कैसे मदद करेगी। अब आपको यह समझाता हूं। इसे जानने के लिए आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। न्यूरालिंक के मुताबिक यह चिप दिमाग में विजुअल कॉर्टेक्स हिस्से को ऑब्जर्व करेगी। यह दिमाग के पीछे की तरफ वो हिस्सा है जो आंखों से देखे जाने वाली चीजों से एक्टिव होता है और विचार पैदा करता है। जैसे आपने कोई शानदार कार देखी जिसके बारे में जानने की आपकी इच्छा पैदा हो गई, या आपने कोई खाने की चीज देखी जिसे खाने की इच्छा पैदा हो गई। ये देख रहे हैं, ये कैसा विजुअल कॉर्टेक्स जो देख रहे हैं, ये पीछे की तरफ। इसको जरा इधर डालिए, दिखाता हूं। तो ये जो दिमाग का पीछे हिस्सा है इधर, जिसको कहते हैं ना कि इधर टप से मार देते हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसको विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो आप जो देखते हैं उसको विजुअलाइज करने का काम ये करता है। लेकिन नेत्रहीन लोग तो देख नहीं सकते, उन्हें किसी चीज को देखकर कोई विचार ही नहीं पैदा होता। जब देख ही नहीं रहे तो विचार क्या पैदा हो। लेकिन दिमाग में आने वाले विचार को यह चिप ऑब्जर्व कर सकती है और उसकी पहचान कर सकती है। इसी तरह दिमाग में एक और हिस्सा होता है ऑडिटरी कोर्टेक्स। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पीला वाला, इसको कहते हैं ऑडिटरी कोर्टेक्स। ये सुनने से एक्टिव होता है। ऐसे में ये चिप सुनने से जिस तरह के विचार बनते हैं उनकी सही जानकारी देगी। दिमाग का तीसरा होता है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये वाला हिस्सा, ये जो नीला हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये किसी चीज को छूने से एक्टिव होता है। ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं भाई, सब पूरा काम एक ही के हिस्से नहीं। नेत्रहीन लोग छूने से ही बहुत सी चीजों की पहचान करते हैं और विचार बनाते हैं।
इस चिप की मदद से इस हिस्से से जुड़ी जानकारी समझी जा सकती है। और चौथा हिस्सा होता है मोटर कॉर्टेक्स। ये जो आप गुलाबी हिस्सा देख रहे हैं, इसको कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स, दिमाग के अंदर, जो सोचने और निर्णय लेने की स्थिति में एक्टिव होता है। इस चिप की मदद से आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, इसे समझने में आसानी हो। कितने लोगों को यह लगता होगा कि उनके बॉस के दिमाग में यह वाला हिस्सा शायद गायब है, लेकिन मजाक में कर रहा हूं, होता सबके पास है। किसी भी दवा या तकनीक का ह्यूमन ट्रायल से पहले उस जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है। चेक कर लेते हैं कि इंसान पर जाने से पहले कि जानवर पर क्या है। इसलिए इंसानों के दिमाग में यह चिप लगाने से पहले इसका जानवरों पर सफल ट्रायल किया जा चुका है। आपके सामने जो वीडियो गेम खेलता हुआ बंदर का वीडियो चल रहा है, इसके दिमाग में न्यूरालिंक चिप लगाई जा चुकी है। देख रहे हैं, बंदर वीडियो गेम खेल रहा है। इस चिप को 2021 में इस बंदर के दिमाग में लगाया गया था और इस दौरान बंदर को जॉयस्टिक जो इसके हाथ में है उसकी मदद से गेम खेलना सिखाया गया। बंदर गेम खेलना सीख रहा है। न्यूरालिंक कंपनी का दावा है कि मशीन लर्निंग एआई की मदद से इस बंदर ने 6 महीने में इस वीडियो गेम को काफी हद तक समझा और यह पहचान कर ली कि यह गेम खेला कैसे जाता। बंदर ने सीख लिया। इसका डेटा कैसे नीचे कलेक्ट हो रहा देख रहे हैं। तो बंदर के दिमाग में चिप लगाकर उसको समझा रहे हैं गेम कैसे खेलना। इसके अलावा बंदर के दिमाग में चलने वाली हरकतों का पूरा डेटा बैंक तैयार किया गया। जैसे भूख के समय बंदर के दिमाग में किस तरह के सिग्नल आते हैं, भूख में यह बंदर क्या खाना पसंद करता है, इससे जुड़ी जानकारी को भी देखा गया। बंदर के अलावा इस एक सुअर में, एक पिग में भी ये चिप लगाई गई और इसके दिमाग का भी डेटा इकट्ठा किया। बंदर की तुलना में पिग दिमागी तौर पर सुस्त जानवर होता है, इसलिए इस अंतर को समझा गया। ये जो काली पट्टी पर लाइन देख रहे हैं, ये इसकी ब्रेन वेव्स यानी दिमाग की तरंगे हैं। ये देख रहे, सुअर को लगाया गया और इस जानवर का दिमाग खाते समय कैसे रिएक्ट करता है, चलते समय कैसे रिएक्ट करता है, इससे जुड़ी छोटी छोटी बातों को बारीकी से देखा गया। ये सब देखकर आपको हंसी आ रही होगी, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन ये जानकारी ही कल की क्रांति का आधार बन सकती है। दिमाग में मशीन लगाकर पढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी तक आपको लगता था आपका पार्टनर आपका दिमाग पढ़ना चाहता है। मशीन भी पढ़ेगी भाई। भारत के योद्धाओं और वीरता से भरे इतिहास में एक पन्ना गुजरात के सोलंकी वंश की महारानी नाइकी देवी का भी, जिनके बारे में गुजरात को छोड़कर बाकी देश में बहुत जानकारी लोगों के पास नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि नाइकी देवी को बचपन से युद्ध कलाओं और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। वो युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थीं। तलवारबाजी और तीरंदाजी में उनका कोई तोड़ नहीं था। नाइकी देवी की शादी गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से हुई। साल 1175 में राजा अजयपाल की मृत्यु हो गई। उनके पुत्र छोटे थे, इसलिए नाइकी देवी को अपने पुत्र मूलराज की प्रतिनिधि बनकर राज्य का काम संभालना पड़ा। इस समय तुर्क हमलावर मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करना शुरू कर चुका था और गोरी के निशाने पर महारानी नाइकी देवी का राज्य भी था, क्योंकि वो बहुत समृद्ध राज्य था और बहुत पैसे वाला राज्य था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर कब्जा कर लिया था और भारत में प्रवेश के लिए गोरी को गुजरात सबसे बेहतर लगा, क्योंकि उस वक्त यहां का राजा एक बालक था जिसका मार्गदर्शन रानी नाइकी देवी कर रही थी। साल 1178 तक मोहम्मद गोरी मुल्तान के बाद कच्छ तक आ चुका था। मोहम्मद गोरी ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पाटन की तरफ कूच किया। गोरी के भारत में आने में गुजरात ही सबसे बड़ा बाधक था। मोहम्मद गोरी को लगता था कि उसकी सेना आसानी से गुजरात पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यह सोच गलत साबित हुई। मोहम्मद गोरी गुजरात की सीमा और युद्ध भूमि तक पहुंच गया था। यह इलाका गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा से सिर्फ 40 मील दूर था। यहां आने के बाद मोहम्मद गोरी ने रानी नाइकी देवी को एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर नाइकी देवी मोहम्मद गोरी के सामने आत्मसमर्पण कर देती हैं और अपने राज्य की महिलाओं के साथ गोरी के हरम में आ जाएं, वो लोग हरम रखते थे ना उस वक्त, तो सबकी जान बच सकती है। मोहम्मद गोरी के संदेश से रानी नाइकी देवी बहुत गुस्सा हुई। क्या हिम्मत है तुम्हारी जी, तुम हमको हरम में रखोगे? तो उन्होंने कूटनीति से काम लिया और मोहम्मद गोरी के पास संदेश भिजवाया कि मोहम्मद गोरी की सभी शर्तें सोलंकी राज्य मानने को तैयार है। मोहम्मद गोरी को संदेश भिजवाने के फौरन बाद रानी नाइकी देवी युद्ध की तैयारी में जुट गई। उधर वो शांत हो गया, उसको लगा कि अच्छा ये लोग तो सरेंडर करेंगे। इधर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी।
रानी नाइकी देवी अपनी सेना के कमजोर और मजबूत पक्ष के बारे में जानती थी, इसलिए रानी ने मोहम्मद गोरी को ऐसे स्थान पर घेरने की रणनीति बनाई जिससे गोरी की सेना अनजान थी। रानी नाइकी देवी की सेना ने माउंट आबू के पास गदरार हट्टा के पास मोर्चा लगाया। यह इलाका छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रानी नाइकी देवी ने अपनी सेना को 25-25 हजार की टुकड़ियों में बांटा। अपने कुछ सैनिकों को मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल करा दिया। इस समय तक मोहम्मद गोरी की सेना अनिलवाड़ा नहीं पहुंच पाई थी। वो माउंट आबू के पास तक पहुंची, जहां रानी नाइकी देवी की सेना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। जिस इलाके में रानी नाइकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, वो जगह राजस्थान के सिरोही में कसाहराड़ा गांव में साल 1178 में इसी गांव के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। रानी नाइकी देवी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद गोरी के खेमे तक पहुंची। रानी को देख मोहम्मद गोरी खुश हो गया। उसे लगा कि रानी आत्मसमर्पण करने आई, लेकिन उसी समय रानी नाइकी देवी ने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर गोरी की सेना पर हमला शुरू कर दिया। रणनीति के अनुसार उसी समय रानी की सेना ने विपरीत दिशा से मोहम्मद गोरी पर हमला किया और इस दो तरफा हमले से मोहम्मद गोरी की सेना बैकफुट पर आ गई। रानी नाइकी देवी ने तलवार से मोहम्मद गोरी पर भी हमला किया, जिससे गोरी बुरी तरह से घायल भी हुआ। मोहम्मद गोरी के अंगरक्षकों ने उसे घोड़े पर बिठाकर किसी तरह से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला। रानी नाइकी देवी ने अपने संस्कारों की वजह से भागते हुए शत्रु पर पीछे से हमला नहीं किया। अगर वो चाहती तो वो मोहम्मद गोरी को उसी समय खत्म कर सकती थी, लेकिन संस्कार थे, इसलिए पीछे से हमला नहीं। रानी नाइकी देवी से बुरी तरह से हारने के बाद मोहम्मद गोरी घोड़े पर सवार होकर मुल्तान भाग गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी अपनी सैनिकों को निर्देश दिया था उसने कि कुछ भी हो जाए घोड़ा रुकना नहीं चाहिए, इतना डर गया था। भले ही उसे घोड़े पर बैठे बैठे नींद आ जाए, लेकिन भगाते रहो, पता नहीं पीछे से ना आ जाए। अगर घोड़ा थक जाए तो दूसरे घोड़े पर उसे बिठाकर सीधे मुल्तान में ही रुकना, इतना डरा हुआ था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का भारत के किसी हिंदू राज्य पर यह पहला आक्रमण था जिसमें वो बुरी तरह से हारा और उसे वापस लौटना पड़ा।